स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है +2 क्लास पॉलिटिकल साइंस फॉरेन पॉलिसी, उस फॉरेन पॉलिसी में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरेन पॉलिसी से क्या अभिप्राय है, इसकी नीति निर्धारक तत्व जो हैं, हमने आंतरिक और बाह्य कारकों पर चर्चा की। फिर विदेश नीति की प्रमुख लक्ष्य और विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत और गुटनिरपेक्षता और गुटनिरपेक्षता के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके बारे में पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है इंडिया रिलेशन विद पाकिस्तान, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है, एक आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, भारत की जो परमाणु नीति है, उससे क्या अभिप्राय है। तो देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मेजर टेंशन है, मुख्य जो विवाद है, तनाव है, उसके कारण क्या हैं और उस कारणों के पीछे की जो मूल पृष्ठभूमि है वो क्या है, और भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, और वर्तमान स्थिति में, वर्तमान परिदृश्य में भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, उन रिलेशन के बीच जो तनाव उभर के आया है उसके क्या कारण है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद के जो मुख्य कारण है, उसमें सबसे प्रमुख जो विवाद है वो है जम्मू कश्मीर। यानी क्या कारण है कि पाकिस्तान जो है वो सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते सोते उसके जहन में एक ही बात रहती है, और वो है जम्मू कश्मीर को लेकर के विवाद जो है। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो देखो, जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ, पाकिस्तान का निर्माण जो है वो भारत के विभाजन की शर्त पर हुआ, और वो विभाजन की जो त्रासदी है, इतना ज़्यादा जो नरसंहार है, या जैसे लोगों का पलायन है, या एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर उन्होंने जो माइग्रेट किया है अपनी जो धन दौलत संपत्ति को लेकर के, और इतनी भयंकर त्रासदी थी जिसमें लूटपाट, हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, इस प्रकार की घटनाएं घटी। और जो हजार वर्षों तक एक साथ रहते आए जो लोग थे, उनके बीच इतना ज़्यादा जो मनमुटाव था, उसके पीछे मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण क्या थे। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर का जो टॉपिक है, वैसे बहुत से कारण है जम्मू कश्मीर का है, दूसरा है जल विवाद है, तीसरा जो है वो संपत्ति के बंटवारे को लेकर के है, संपत्ति का जो बंटवारा है उसको लेकर के है। तो सबसे पहले देखते हैं जम्मू कश्मीर की जो समस्या है वो क्या थी। देखो, आपको पता है, मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि जब इंडिया जो है वो एक प्रिंसली स्टेट बना था, तो इंडिया के अंदर 565 प्रिंसली स्टेट थे, देसी राज्य रजवाड़े थे, देसी राज्य रजवाड़े थे। हालांकि ये देसी राज्य रजवाड़े थे तो ब्रिटिशर्स के अधीन। आपको पता है 1799 के अंदर जो लॉर्ड वेल्लेस्ली जो है वो एक सहायक संधि लेकर के आया था। तो विदेशी जो मामले जो थे वो तय तो ब्रिटिशर्स करते थे, लेकिन उनको कुछ अपने आंतरिक मामलों में अपने प्रशासनिक जो जिम्मेदारियां हैं या उनकी जो वैधानिक शक्तियां हैं और डे बाय डे का जो प्रशासन है उसके बारे में उनको कुछ छूट थी। निर्धारित शर्तों के अकॉर्डिंग एक रेजिडेंट होता था इनके दरबार के अंदर, और इनको कुछ अपनी सेना जो जरूरत पड़ती थी तो पैसा देना पड़ता था उसको। हालांकि ये जो 565 जो प्रिंसली स्टेट थे, अंग्रेजों ने जब भारत को छोड़ा या भारत को आज़ाद किया तो ये कह दिया कि भी आप भी स्वतंत्र हैं, चाहे आप पाकिस्तान के साथ विलय करो या आप भारत के साथ विलय करो, या अपने आप को एक स्वतंत्र स्टेट जो है वो डिक्लेयर करो, ये आपकी मर्जी है। हम भारत को आजाद करें, इसी प्रकार देसी राज्य रजवाड़े हैं, हम आपको भी अपना स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए छोड़ते हैं, आपको स्वतंत्र करते हैं
चाहे आप पाकिस्तान के साथ विलय करो, भारत के साथ विलय करो या अपने आप को स्वतंत्र स्टेट डिक्लेयर करो। अब यहां देखो, जो जम्मू कश्मीर का जो शासक था उसका नाम था राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत को स्वतंत्र डिक्लेयर कर लिया। मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि उस समय हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इन्होंने इनकी अंदर खाते जो है वो पाकिस्तान के साथ बात चल रही थी, लेकिन भारतीय सेना ने, वहां जो रजाकार जो लोग थे, भारतीय सेना ने इंटरफेयर करके इसको भी विलय करवा लिया। प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह करा करके जूनागढ़ को भी विलय कर लिया। जूनागढ़ का जो नवाब था महाबत खान, वो अपने परिवार के साथ कराची भाग गया था और प्लेबिसाइट करवा के इसको भी विलय कर लिया था भारत में। अब यहाँ पाकिस्तान के जो पहले जो कायदे आजम थे, उन्होंने ये सोचा कि भी हैदराबाद भी हमारे हाथ से निकल गया, जूनागढ़ भी हमारे हाथ से निकल गया। अब वहां देखो क्या है, एक जनजाति निवास करती है, ताकि विश्व बिरादरी को यह भी ना पता चले कि भी पाकिस्तान ने अटैक किया है जम्मू कश्मीर के ऊपर अड़कने के लिए। वहां पर एक जनजाति निवास करती है, कबायली। अब पाकिस्तान की आर्मी ने कबायली जो जनजाति है उनकी वेशभूषा में और जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए, जम्मू कश्मीर को जबरदस्ती भारत में विलय करने के लिए अब उन्होंने 1948 में अटैक कर दिया जाता है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर का जो शासक था राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह जो है उस समय भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैसेज किया कि आप हमारी सुरक्षा कीजिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो महाराजा हरि सिंह को अंडर प्रेशर में लाना चाहता था और उसने ये कहा कि भी आप तो एक स्वतंत्र स्टेट हैं और हम एक स्वतंत्र स्टेट के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब राजा हरि सिंह के ऊपर और भी ज्यादा दबाव बढ़ा और उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और फिर भारत की आर्मी ने जाकर के उस पाकिस्तान की जो आर्मी है उससे श्रीनगर जो है वो आजाद करवा लिया। यहाँ बारामूला क्षेत्र जो था, इसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने इतनी ज्यादा तबाही मचाई, हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, लूटमार, बलात्कार, इस प्रकार की घटनाएं घटी। और यदि 1 घंटे और देर हो जाती भारत की सेना तो वो श्रीनगर को भी कब्जे में कर लेती। अब वहां उस समय अपने देश के तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका यूएन के अंदर या विश्व सुरक्षा परिषद जो है या विश्व की जो महापंचायत थी, एक प्रकार से यूएन के रूप में 24 अक्टूबर 1945 में उसका गठन हो गया था, उसमें विश्वास था। और जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम्स थी, जो समस्या जो थी, जो डिस्प्यूट्स जो था, उसको लेकर के यूएन में चला गया और आज तक यूएन में जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं किया गया है। तब तक पाकिस्तान की जो कबायली जो आर्मी जो थी वो जम्मू कश्मीर के एक बड़े भूभाग को कब्जा कर चुकी थी और वो बड़ा भूभाग कहलाता है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। अब देखो, ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए पाकिस्तान ने 1948, 1965 और 1971 अटैक किया है पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर रियासत को हड़पने के लिए। 1965 में अपने देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके शासनकाल में पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए। उस समय अपने देश के जो
प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो उनकी जो एक प्रकार से दृढ़ इच्छा शक्ति थी या निर्णय लेने की जो क्षमता थी, एक ईमानदार छवि थी और वास्तव में उसके अंदर एक देश प्रेम की भावना थी। उस व्यक्ति ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, क्योंकि उसी दौर में भारत में हरित क्रांति और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध है उस युद्ध को जीता गया था। तो उसने जय जवान और जय किसान का नारा दिया और भारत की आर्मी जो है वो लाहौर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन उस समय यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने इंटरफेयर किया, यानी रसिया, वर्तमान में हम उसको रसिया कह सकते हैं, लेकिन उस समय वो 15 देशों का एक संघ था। तो यूएसएसआर ने इंटरफेयर किया और भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता करवाया, और वो जो समझौता है वो कहलाता है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को ताशकंद एक शहर है, उज्बेकिस्तान देश का एक शहर है ताशकंद, वहां पर समझौता करवाया। एज इट इज वहीं अपनी सेनाएं उसी अवस्था में, और दोनों देश एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके अपने सॉल्यूशंस जो है वो करेंगे, विवाद को कम करेंगे। ऐसे इस प्रकार ताशकंद समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, और 11 जनवरी 1966 को इस समझौते में के बाद अपने देश के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद भारत के जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, 1971 पाकिस्तान फिर अटैक करता है, क्योंकि उस समय की जो अवामी लीग जो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके नेता थे, उस नेता को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने में जो आपका वेस्ट पाकिस्तान है वहाँ की सरकार उसको डिले कर रही थी। तब पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ पर अटैक किया, दूसरी तरफ से उन्होंने भारत के ऊपर भी अटैक किया, और भारत की जो शांति सेना है उसने जाकर के उस सिस्टम को काबू में किया, और 1971 के अंदर एक पाकिस्तान का भी विभाजन हो गया और एक नया देश बन के आया बांग्लादेश। और 1972 में भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच एक शिमला में समझौता हुआ। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच एक शिमला समझौता हुआ, और उस शिमला समझौते के तहत वही फिर पंथ ये जो सिद्धांत वगैरह हैं ये दोहराए गए। यानी कि भारत ने जंग जो जीत ली थी, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन टेबल जो है उस वार्ता में भारत की हार हो गई और शिमला समझौता हुआ। उसके बाद हम देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो भी स्टैब्लिश नहीं हो पाती है। बार बार जो है सैनिक तख्ता पलट करके एक तानाशाह का जो रोल है वो इसके अंदर अदा होता है, और दिन बगाहे सुबह शाम सवेरे जो है पाकिस्तान को एक ही रट है, और वो है जम्मू कश्मीर को लेकर के। अब यहाँ पर देखते हैं तो स्थिति जो है कुछ नॉर्मल रहती है, क्योंकि अब पाकिस्तान जो है वो एक छद्म युद्ध से, छद्म युद्ध का मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी धरती के ऊपर या जो एक प्रकार से जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ पर एक अपने जो आतंकवादी शिविर है उनमें वो ट्रेंड करता है, आतंकवादियों को जिहाद यानी कि एक प्रकार से धर्म युद्ध की मतलब उनको प्रेरित करता है, और अपने आतंकी शिविरों के माध्यम से वो बार बार जो है इंडिया की जो राष्ट्रीय एकता अखंडता जो है उसको तोड़ने का प्रयास करता है। आतंकवादी घटनाएं घटती हैं। आप 1993 के अंदर जो बम्बई में बम ब्लास्ट हुए थे उनके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ था। आप जम्मू कश्मीर की विधानसभा के ऊपर हमला हुआ, उसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ था। 13 दिसंबर 2001 को भारत के संसद भवन पर हमला हुआ, उसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ था। कभी उड़ी में, कभी जयपुर बम धमाके होते हैं, तो कभी आए दिन आप देखते हो कि भाई जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पाकिस्तान वो इतने आतंकवादी मार गिराए गए या इतने भारतीय सैनिक जो है वो शहीद हुए। यानी कि स्थिति जो है वो नॉर्मल नहीं रहती है। अब अपने देश के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी,
उन अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में कारगिल युद्ध होता है। कारगिल जो है वो जम्मू कश्मीर का एक अपनी चौकी थी, अपने एक क्षेत्र था जम्मू कश्मीर के अंदर, और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपने वहाँ मतलब एक हम ये कह सकते हैं कि रूल रेगुलेशन के बिना या अनैतिक तरीके से वो उस स्थान को कब्जा कर लेती है। लेकिन भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम और उसकी वीरता, यानी कि जो एयरफोर्स है उसकी मदद से जो है कारगिल को छुड़ाया गया, उसको मुक्त कराया गया। और कारगिल को मुक्त कराने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। लेकिन फिर भी अपने देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो है उन्होंने एक बार कहा था कि हम अपने पड़ोसी बदल सकते हैं लेकिन भूगोल को बदला नहीं जा सकता। उन्होंने, उनकी दूरदर्शी ये सोच थी कि भी दोनों देशों के बीच एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बना रहे, एक ऐसा माहौल जो है वो क्रिएट किया जाए। तो उसने अपनी एक वो कूटनीति लेकर के आया था और वो कूटनीति थी बस डिप्लोमेसी, यानी कि खुद अपने देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बस सेवा शुरू की थी भारत और पाकिस्तान के बीच, जो दिल्ली से लेकर के अटारी वाघा बॉर्डर होते हुए और लाहौर तक उसको जाना था। और खुद प्रधानमंत्री अपने देश के अटल बिहारी वाजपेयी जो है खुद उस बस में वो सवार होकर के गए थे, ताकि दोनों देशों के बीच जो है वो रिलेशन बढ़े, आवागमन हो, व्यापार को बढ़ावा मिले। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर यदि वो उनका आवागमन होगा तो वो अपने दुख दर्द साझा जो है वो हल कर सकते हैं, या उनके अंदर मेल मिलाप, मेल जोल बढ़ सकता है। ये तनाव धीरे धीरे इस प्रकार हम दूर कर सकते हैं। और वो जो भयावह हमारा जो एक प्रकार से जो काला अध्याय रहा है पीछे से, धीरे धीरे वो खत्म हो लोगों के अंदर। उन्होंने बस डिप्लोमेसी के साथ साथ एक समझौता एक्सप्रेस भी शुरू की थी भारत और बांग्लादेश के बीच जो है। इसी प्रकार हम ये देख सकते हैं कि उसने खेल कूटनीति लेकर के भी आया था अपने देश में। जब अटल बिहारी वाजपेयी का शासनकाल था तो इंडिया की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था कि भी खेलने से भी एक दूसरे के बीच जो है तालमेल वो बढ़ेगा। लेकिन पाकिस्तान तो वही बात है ना कि लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते हैं। फिर भी पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यू लगातार आतंकवादी घटनाओं से वो देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को तोड़ना चाहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की तरफ से काफी प्रयास किए गए हैं। फिर 1999 के अंदर जो कारगिल संकट हुआ था उसको खत्म करने के लिए, उसमें समझौता करने के लिए उन्होंने इनवाइट किया था जो जनरल परवेज मुशर्रफ था, उस समय तानाशाह शासक था, प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का वो। और उसने कैसे नवाज शरीफ की जो सरकार है वो अक्टूबर 99 के अंदर वो सैनिक तख्ता पलट करके और वो प्रेसिडेंट बन जाता है। उसके साथ आगरा शिखर सम्मेलन होता है, अपने यहाँ इंडिया में इनवाइट करता है वो आए भी। लेकिन उनकी जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव होने की वजह से वो आगरा शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़ करके और वापस पाकिस्तान चले गए। तो वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो आपने पिछले 2 साल तक देखे होंगे कि जब उड़ी में जो बम धमाका हुआ, फिर बालाकोट जो है उसके अंदर बम धमाके जिसमें हमारे 47 जो हैं वो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो शहीद हो गए थे। तो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है और उसका हर्जाना उसको चुकाना पड़ेगा। और फिर अपने एयर स्ट्राइक करके, बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है, और उसके कुछ ऐसे आतंकवादी ठिकानों के ऊपर उन आतंकवादी ठिकानों को मार गिराया गया। और आपने देखा हो अपने देश के जो स्क्वाड्रन लीडर जो थे उनको अरेस्ट भी कर लिया था उन्होंने, फिर छोड़ना भी पड़ा था। और फिर पाकिस्तान के साथ जो भारत का मोस्ट फेवर्ड जो नेशन था, जिसमें वो व्यापार कर सकते हैं एक दूसरे देश के साथ, जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस जो हैं उसको उस दर्जे को वापस ले लिया और उस आवागमन को भी प्रतिबंधित कर दिया एक प्रकार से। और साथ के साथ हम देखते हैं कि जो अपना सार्क जो सम्मेलन है उस सार्क सम्मेलन में भी पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। तो वर्तमान परिदृश्य में हम देखें तो पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, टेंशन है एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा नफरत भी है। इसी प्रकार हम देखते हैं संपत्ति का बंटवारा, जो
पाकिस्तान का जो भारत का जो विभाजन हुआ और एक नया देश बन के आया पाकिस्तान, तो उस समय पूरी की पूरी जो संपत्ति है उसका आकलन किया गया था, यानी कि यहाँ से जो मुस्लिम जो धर्म के जो लोग थे वो अपनी जो प्रॉपर्टी, जैसे उनकी अपनी ज़मीन मकान वगैरह जो है या धन दौलत जो भी है, और जो छोड़ करके इंडिया से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से हिंदू भारत में आए थे, वो अपनी जो प्रॉपर्टी वहाँ छोड़ के आए थे। तो दोनों देशों का आकलन किया गया था। तो उस समय बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू वहाँ से माइग्रेट करके आए थे वो 1300 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ के आए थे। 1300 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ के आए थे, और भारत से मुसलमान जो पाकिस्तान गए थे वो 300 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ करके गए थे यहाँ से। फिर भाई पाकिस्तान ने कहा कि भी हमें एकदम तो ये पैसा चुका नहीं सकते, तो किस्तों में उन्होंने चुकाने का वादा किया था। बताते हैं इतिहासकार कि सिर्फ पाकिस्तान की सरकार से एक ही किस्त आई थी और बाकी अभी तक वो चुकाने में असमर्थ रहा है। तो इसी प्रकार सिंधु जल विवाद है, संपत्ति का बंटवारा है, जम्मू कश्मीर को लेकर के है, या आतंकवादी जो घटनाएं हैं, कभी जयपुर के अंदर बम ब्लास्ट होते हैं, 1993 के जो 2008 के अंदर जो ताज होटल के ऊपर जो अटैक किया गया था, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके पीछे न कहीं पाकिस्तान का हाथ था, खुद पाकिस्तान जो वो सूत्रधार था इसका, और उसने स्वीकार भी किया है। तो बंबई में बम धमाके हुए, सुरक्षा परिषद इसके विधानसभा के ऊपर हमला हुआ, संसद भवन के ऊपर हमला हुआ, यानी कि ये सारी जो आतंकवादी घटनाएं हैं, और वो जिहाद एक प्रकार से धर्म युद्ध का सहारा लेकर के कि जो हम काफिरों को, यानी कि वो एक प्रकार से हमें काफिर मानते हैं, तो इस प्रकार वो अपने धार्मिक जिहाद की भावना फैला करके और एक ऐसे उन लोगों को इस प्रकार प्रेरित करता है ताकि वो सभी के सभी एक प्रकार से एक एटॉमिक बम का निर्माण वो खुद कर सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बार बार हमें परमाणु युद्ध की भी धमकी देता है। तो ये सारे कारण हैं कि जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मुख्य कारण हैं। और इससे अगला छोटा सा हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो भारत की जो परमाणु नीति है उस, देखो भारत एक परमाणु संपन्न देश है, लेकिन भारत हमेशा ये कहता है कि हम सभी प्रकार के जो हथियार वगैरह हैं, हम शस्त्रीकरण का विरोध करते हैं, निशस्त्रीकरण का विरोध करते हैं। हमने जो परमाणु जो आविष्कार किया है, परमाणु का जो विस्फोट किया है, चाहे वो 1998 का हो या 1971 का हो, हमने जो परमाणु विस्फोट किए हैं तो हमने परमाणु अपने सुरक्षा के लिए किए हैं, न कि किसी दूसरे देश पर अटैक करने के लिए। भारत हमेशा से कहता है कि सभी प्रकार के जो जितने भी हथियार हैं उनको बैन कर दिया जाए, लेकिन भारत जो है वो CTBT प्रस्ताव का विरोध भी करता है। बिल क्लिंटन के शासनकाल में अटल बिहारी वाजपेयी ने CTBT के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो प्रस्ताव जो है वो भेदभावपूर्ण था, और उसी भेदभावपूर्ण रवैये के कारण भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया। और वो चाहता है कि सभी प्रकार के हथियारों का और बिना किसी भेदभाव के प्रतिबंध कर दी जाए। भारत हमेशा से साथ है। तो भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो किसी दूसरे देश पर अटैक करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए किया गया है। तो ये हमारा जो चैप्टर था फॉरेन पॉलिसी का, इसमें इसके जो निर्धारक तत्व थे, इसके सिद्धांत वगैरह थे, इसके लक्ष्य जो हैं, या भारत के परमाणु पॉलिसी जो है, और इंडिया के साथ जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, कौन तनाव के कारण क्या है, कैसे उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। तो ये हमारा चैप्टर जो है वो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस पार्टी की स्थापना और उसकी पुनर्स्थापना के बारे में। धन्यवाद।